बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, विफाक के बाद पंजाब का बजट भी पेश हो चुका। विफाक के बजट में जहाँ पे महसूलात के हदफ को बढ़ाया गया है, तो पंजाब वालों ने ये क्लेम किया है कि ये टैक्स फ्री बजट है, यानी कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। अब आज के दिन पंजाब असम्बली के अंदर भी शोर शराबा होता रहा और मुश्तबा शुजाउर रहमान साहब जो हैं वो पंजाब असम्बली में अपनी बजट तकरीर करते रहे, लेकिन बजट तकरीर में उनकी आवाज़ जो थी वो अपोजिशन के एहतजाज से भी बुलंद थी और बज़ाहिर वो ये लग रहा था कि वो बजट तकरीर नहीं बल्कि बाकायदा तौर पे वो रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि ये हमने चीज़ पेश की है और ये इकदामात हमने उठाए हैं। एक तरफ वफाक के बजट के बाद जितने भी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हैं वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि हमारी सिफारिशात को शामिल नहीं किया गया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले शिकवा किया, बिलावल भुट्टो जरदारी खुद चले गए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अराकीन वहाँ पर मौजूद रहे। पंजाब के अंदर भी हमने ये देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अराकीन मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा ये मौक़िफ़ अपनाते हैं, जो फर्स्ट ईयर लीडरशिप है वो ये कहती है कि पंजाब में हमें स्पेस नहीं मिली, हमारी राय को शामिल नहीं किया गया। और आज के दिन मौलाना फजलुर रहमान साहब की खैरियत दरियाफ्त करने भी वज़ीर आज़म पहुँचे, उनकी खैरियत दरियाफ्त की और मौलाना फजलुर रहमान साहब की खिदमात पे उन्हें खराज अक़ीदत भी पेश किया है। क्या शहबाज शरीफ साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब को मनाने में कामयाब हो चुके हैं? क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब वो जो अपनी तकारीर कर रहे थे माजी करीब में और उन्होंने अपनी तकरीर से इस हुकूमत को मानने से इनकार कर दिया था और उनके मुताबिक ये हुकूमत जो थी इसको मशवरा दिया गया था कि अपोजिशन बेंचेस में बैठते हैं दूसरों को हुकूमत कर देने जिनको मैंडेट मिला हुआ है, और ये नहीं माने थे, ये गलत डगर पर चल पड़े हैं, तो क्या मौलाना उन्हें सही डगर पर लाने में कामयाब हो गए हैं या फिर मियाँ शहबाज शरीफ साहब मौलाना को मनाने में कामयाब हो गए हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सोच किस हद तक पंजाब में देखने को मिली है और पंजाब के बजट के हवाले से भी बात होगी। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सबसे पहले बात ये पंजाब के टैक्स फ्री बजट के क्लेम के हवाले से कैसा देखते हैं इसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। चूँकि शायद आपने बजट की कापियाँ सारी नहीं देखी, मैं बजट की कॉपी सारी पढ़ के भी आया। पहली बात है कि वो टैक्स जो आम एक दुकानदार पे लगना था, वो टैक्स जो एक प्रॉपर्टी डीलर पे लगना था, वो टैक्स जो अशिया खुर्दो नौश वालों पे लगना था, वो टैक्स जो मसनूआत पे लगना था, जब वो टैक्स ही एक दिन पहले लग गया है यासिर साहब, तो अब पंजाब ने कौन सा ऐसा टैक्स लगाना था जो बाकी रह गया था? या पंजाब के पास कौन सी ऐसी चीज़ थी कि जिस पर टैक्स नहीं और लगना? प्रॉपर्टी पंजाब में यही है ना जी। ज़राअत, उसके हवाले से आपने सुन लिया, कारोबार, बिजनेस, हर चीज़ पे तो टैक्स लग चुका है। इस पूरे बजट में, चाहे वो किसी का भी बजट है, इस पूरे बजट में जो सबसे ज़्यादा चीज़ हिफ्ज़ हो गई है ना, जो याद हो गई है, जिससे हमने अपने जहन में ज़हन नशीन कर लिया है, वो है जनाब टैक्स कितना देना है। हमने टैक्स कितना देना है, कब कब देना है और कितना हमारा, हम टैक्स नहीं दे रहे बल्कि हमारे खून के वो कतरे जो हमारे जिस्म में बाकी रह गए थे ना, वो एक एक करके निकालने हैं, वो एक एक करके निकालने हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, मेरी आज एक ना बहुत बड़े प्रॉपर्टी ओनर से बात हो रही थी, मैंने कहा सुनाएं आप बजट पे क्या कहते हैं? उसने कहा बजट पे हम सिर्फ इतना ही कहते हैं कि अब लोग ओपन फाइल्स पे कारोबार करेंगे, जो हुकूमत को चंद पैसे जाते थे वो भी जाना बंद हो जाएंगे, इसलिए कि हमारे कारोबार का तो बेरख रख कर दिया। प्रॉपर्टी के कारोबार से सैकड़ों कारोबार जुड़े होते हैं, सैकड़ों कारोबार जी जी खत्म हो गया। उसके बाद आप जरा गौर करें, आज का जो बजट पेश हुआ है, आज का बजट नहीं था, आज एक तकरीर थी जो मौला जट टाइप थी और दूसरी तरफ अपोजिशन थी नूरीना टाइप। आज तो ये मामला था, आज तो मैंने देखा जो जितनी जोर से बोल रहा था उसके लिए उतनी तालियां बज रही थी। भाई अवाम बजट सुनना चाहती है, अवाम ये सुनना चाहती है कि जनाब आज हमें क्या क्या रायत मिली है। और दूसरी, यासर साहब आपने बड़ा शोर डाला हुआ था, आपसे भी सब्र नहीं हो रहा था। 200 यूनिट सोलर मिलेगा, 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। आज आपने बजट में सुन लिया कितनी फ्री बजट है, बिजली है? 100 यूनिट से नीचे वाले सार्फिन के लिए, और 100 यूनिट से नीचे वाला तो आपने रहने कोई नहीं दिया। मुझे बता देना कौन है 100 यूनिट से नीचे वाला, बता देना। और बेचारे लोग तो चीखें मार रहे हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं
चिल्ला रहे हैं। मैंने FIA के एक जुम्मेदार शख्स से कहा, मैंने कहा यार ये क्या ड्रामा चल रहा है यासर, क्योंकि मेरे पास एक स्टोरी आई, वो स्टोरी इंशाल्लाह पीर वाले दिन डिस्कस करेंगे। पीर को तो ईद है, ईद के शो गुजर लें फिर डिस्कस करेंगे कि वाकई वापडा वाले किस तरह खरबपति बने हैं, कौन बिजली चोरी कर रहा है। भगवानपुरा सर्किट की मेरे पास आई स्टोरी कि भगवानपुरा सर्किट में 3 ऐसे अफराद हैं जो खरबपति हैं और जिन्हें FIA भी नहीं पकड़ सका। इसलिए नहीं पकड़ सका, सुनने में आया कि बहुत से लोग मिले हुए थे नीचे से, ऊपर से नहीं मैं कह रहा। तो मैंने आला अफसर से पूछा, उन्होंने कहा जी, मैंने कहा जी मुझे बताएं, मेरे घर तो सोलर लगा हुआ है, उसके बावजूद मुझे 27,000 बिल आ गया, 1 मीटर का, दूसरे मीटर का इतना बिल आ गया, तो सोलर का क्या फ़ायदा। उसने कहा इसी चोरी को तो हम पकड़ रहे हैं कि ये कर क्या रहे हैं, चोरी कोई और करता है और बिल आप लोगों पे डाल दिया जाता है, फिर सोलर का क्या फ़ायदा। अब आप बड़ा जोशो खरोश से रोज़ाना बैठ के यहाँ पे बड़ी तायद करते थे और बड़े खुश थे और सबको कह रहे थे अरे तगड़े हो जाए, 200 यूनिट फ्री हो गया, समझो सानू सोलर मेरा लगा है। अब लेके दिखाइएगा ना, मुझे बताइएगा कितने पाकिस्तान में लोग हैं जिनके 100 यूनिट से कम यूनिट चलते हैं। मुझे 100 यूनिट से कम चलते किस तरह है, ये चलने ही नहीं देते, ये चलने ही नहीं देते। और किसी की चोरी हम पे डाल देंगे, किसी और ने बिजली चोरी की है। मैं तो आपको कह रहा हूं, ये भगवानपुरा सर्किट, ये शादरा सर्किट, ये सारे जितने जहां पे मिल्स लगी हुई हैं, एक दफा खुदा की कसम जाके चेक कर लें, आपको नजर आ जाएगा कि कहां कहां पे चोरी हो रही, किस तरीके से बिजली चोरी हो रही। और उसका बिल किसने देना पता है आपने? आपने देना है, मैंने देना है, इन्होंने देना है, हर दूसरे बंदे ने देना है। तो टैक्स टैक्स टैक्स, कोई टैक्स, हमने टैक्स फ्री दे दिया, ठीक है जी टैक्स फ्री हो गया। आज के बाद इसका मतलब है पंजाब का कोई भी ताजर जो है टैक्स नहीं देगा, पंजाब में रहने वाला ट्रांसपोर्टर टैक्स नहीं देगा, पंजाब में रहने वाला दुकानदार टैक्स नहीं देगा, पंजाब में रहने वाला सरकारी मुलाजम टैक्स नहीं देगा। इसका मतलब पंजाब के सरकारी मुलाजम की इस तनख्वाह से टैक्स नहीं कटेगा। यासर साहब यही है ना। फिर अगर टैक्स फ्री बजट है तो नहीं कटना चाहिए, और अगर मैं भी पंजाब में रहता हूं, आप भी पंजाब में रहते हैं, फिर तो हमारी तनख्वाह में से हम बेशक हम प्राइवेट मुलाजिम में नहीं कटना चाहिए। लेकिन क्यों किसको हम पागल बना रहे हैं, किसको हम ये सब कुछ बता रहे हैं। यहां कहा गया जी किसानों को हम वो दे रहे हैं कि किसान पूरी उम्र दुआ देंगे। ज़रा गौर कीजिएगा, मुझे ये 2-4 दिन गुजरने दें, फिर आप मुझे बताइएगा किसने किसको क्या दिया। ये गौर कीजिएगा, फिर आपको लग पता जाएगा कि हो क्या रहा है। ये सिर्फ अल्फाज का गोलंदा है और कुछ नहीं है। ये सिर्फ आवाम को एक बेवकूफ़ बनाने की एक प्लानिंग थी, जिसमें वो कामयाब हो गए। कितनी देर बनाएंगे, लेकिन आवाम को जूं दिन गुजरेगा तो पता चलता जाएगा कि हमारे साथ हुआ क्या है, हमारे साथ बीती क्या है। ओवरसीज पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान में रहने वाला हो, कोई भी हो, उसे लग पता जाएगा। ये जो हम कहते थे ना, आप जैसे मेरे जैसे लोग मियाँ दे नारे वजनगे, हुण सानू भी छित्तर वजनगे, महंगाई दे, टैक्सां दे, ये होगा। बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप मुझे एक शख्स तो बता दें, इस पाकिस्तान की इकॉनमी में बात करने वाला एक शख्स बता दें जो ये कह रहा हो कि जनाब आवाम को टैक्सों का सैलाब आवाम पे नहीं आएगा। आगे से एक बात कह दी जाती है, वक्त की जरूरत है, और जरूरत सारी हमारे लिए है। ये जो बड़े सरमायादार हैं, ये बड़े सियासतदान हैं, बड़े हुक्मरान हैं, जिनकी दुबई के अंदर जायदादें हैं, जिनकी दीगर मुमालिक में जायदादें हैं, उन पर कोई नहीं है, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। उनसे भी पूछे ना, उनसे भी ले ना, चेक करें ना कितनी गाड़ियां महंगी चल रही हैं, चेक करें किसका बेटा किस स्कूल में पढ़ रहा है, उसकी फीस कितनी है, चेक करें जाके जरा कि जनाब एक एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाने वाले लोग कौन हैं। जहां पे आप एक रसीद लेते हैं ना, आप जरा उनकी तस्वीर भी लेनी शुरू कर दें, जरा चेक करें किसकी गाड़ी कहां पे होती है, चेक करें सैरगाहों पे तफरी करने छुट्टियों में कौन जा रहा है, किसको कितना बजट, कितने फंड्स किसके पास हैं, किसको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, कौन कहां से क्या कमा रहा है, और आप निकाल किससे रहे हैं, आम आदमी से। ये तनख्वाहदार तबके की तो ईद से पहले होगी कुर्बानी। अब ये दूसरी कुर्बानी जो है ना, वो उन लोगों की है
जो बेचारे बड़ी मुश्किल से अपनी एक जमा पूंजी जोड़ते थे, बैंक में रखते थे, बेटी की शादी के लिए, बुढ़ापे के आसरे के लिए, माँ के इलाज के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए, अब वो भी रखना छोड़ देंगे क्योंकि आपने पास रहने नहीं देनी। वही 2013 में PMLN की हुकूमत आई तो उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर डाल दिया कि ये लोग खा गए, मुश्किल दौर से गुजरना है, ये आप कुर्बानी देना पड़े। 2018 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी तो उन्होंने कहा जी ये दोनों खा गए तो मुल्क मुश्किल दौर से गुजर रहा है, कुर्बानी देना पड़ेगी। उसके बाद ये PDM के मिलके आ गए और इन्होंने कहा जी PTI खा गई तो मुल्क मुश्किल दौर से गुजर रहा है, कुर्बानी देना पड़ेगी। अब दूसरी बार आ गए हैं तो पीछे देख रहे हैं, कदमों के निशान तो अपने, अब बैठे बातें कर रहे हैं हम सब मिलके खा गए, आवाम को फिर से कुर्बानी देना पड़ेगी और आवाम के लिए मुश्किल वक्त। मैं ये एक बात बताएं, 10 लाख का हेल्थ कार्ड मिला जी, यंगस्टर को लोन मिला, संदें लगी, एक्सपोर्ट बढ़ी, आपके मुल्क में टैक्स भी बढ़े, रेमिटेंसेस में भी इजाफा हुआ, सारा कुछ हुआ। तो वो कोई बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के पास कोई जादू तो नहीं था, वो एक फैसला करके आया था, मैंने करना है तो कर दिया उसने। ये बताए ना, इनके पास तो पाकिस्तान क्या दुनिया के बेहतरीन लोग मौजूद हैं, ये क्यों नहीं कर रहे? हमें पता क्या, हमसे क्या खेल रहे हैं, हमसे ये खेल रहे हैं आओ लुटो इकट्ठा करो, बस ठीक, कर्जा लें यासर शीद से अदा करें राना ज़ीम, कर्जा लें राना ज़ीम से अदा करें यासर शीद, ये इसी तरह हो रहा है। मैं तो आज हंस रहा था कि नॉन फाइलर, आप किसको फाइलर कह रहे हैं? 50,000 वाला किस तरह फाइलर बन जाए, ये तो मुझे समझा दे जरा। 60,000 वाला, लाख वाला फाइलर बन गया, क्या फाइलर बन गया? आपने फाइलर को क्या सहूलत दी? क्या आपने हमारी तनख्वाह से कटे हुए टैक्स के पैसे कभी हमें वापस किए? एक उसमें पैसे होते हैं जो आपको वापस करने होते हैं, क्या आपने उस टैक्स के इवज हमें कोई ऐसी सहूलत दी कि जिससे जाके मैं फख्र से कह सकूं कि मैं इतने साल से टैक्स दे रहा हूं, इस टैक्स के इवज जनाब ये बाई एयर टिकट मुझे सस्ता मिल गया, जनाब मुझे होटल में खाना सस्ता मिल गया, मुझे हुकूमत की तरफ से ये इनिशिएटिव मिल गया, मुझे हुकूमत की तरफ से ये चीज़ मिल गई। एक चीज़ बता दें, जो आपने टैक्स देने वाले को, आम आदमी को, खास को नहीं, आम आदमी को आपने दी। मुझे तो लगता है आने वाले वक्त में पता क्या होना, जिस तरह ये हो रहा है ना, आपने जब रास्ते में जाना, एक VIP टॉयलेट नहीं बने हुए, उसमें भी लिखा होगा नॉन टैक्स वाला इस तरफ जाए उसके इतने पैसे, टैक्स वाला जो फाइलर है वो इस तरफ जाए। रह क्या गया हमारे पास? रह क्या गया मुझे बता देना। एक हर चीज़ पे टेलीफोन बंद कर दो, ओके जी बंद हो गया मोबाइल फ़ोन, वो किसी और के नाम से सिम ले लेगा, फिर क्या करेंगे यासर साहब? फिर क्या करेंगे? और जाके पकड़ना ना, लाहौर के शोरूमों पे जाए, कराची के शोरूम्स पे जाएं, पेशावर के हर जगह शोरूम्स पे जाएं, शोरूम मालिक ने अपने नाम गाड़ियों, अपने नाम पैसे नहीं, अपने वहां पे खड़े जो वोचर्स, जो वहां पे आम आदमी, उनके नाम के अकाउंट खोलें, चेक करें कितने कितने लाख हैं, उन बैंकर से पूछे, वो आपको बताते हैं ना? करें, सारा पता है इनको, हर चीज का इनको पता है। जो मुझे पता है 25,000 वाले के अरबों रुपए निकले अकाउंट से, बाद में वो दुबई में जाके मर जाए। 25,000 तनख्वाह लेने वाला दुबई रह सकता है? मुझे समझा दो, तो पाकिस्तानी तनख्वाह 25,000 है, वो दुबई में रह सकते हैं? हाँ जी रह सकता है, मना कब किया किसी के खर्चे पर रह सकता। सदके जावा साढ़े ते कर लावे थे, किसी के खर्चे थे। वाह बहुत अच्छे। मौलाना से होने वाली मुलाकात नाकाम हो गई। मौलाना को मनाने, उन्हें बड़ा कुछ करने के, मौलाना ने कहा रोटी भी खाओ, चाय भी पियो, खुशगवार मूड, आप मेरे घर आए हो, मेहमान अल्लाह की रहमत होता है, आप आए हैं, बैठे, सारा कुछ करें, लेकिन अगे नहीं चलना था डरना। मौलाना साहब जितने डसे हैं ना इनसे, मौलाना साहब अपनी इनके साथ जाते। और ये मुलाकात जो है ना, ये मुलाकात एक बहाना था, सिर्फ अपनी तस्वीर को किसी को दिखाना था और उसी पे गुजारा करवाना था, बस यही एक काम। देखते हैं कि किस हद तक गुजारा हुआ है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेने के बाद वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां अली सरफराज साहब हमें ज्वाइन करेंगे, कहीं नहीं जाएगा शहबाज।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा सूरत हाल में जब हम बात कर रहे हैं बजट के हवाले से, सियासी मामलात के हवाले से, अब विफाक की सतह पर तरजीहात कुछ और हैं और पंजाब की सतह पर इकदाम कुछ और हैं। एतराज़ ये उठाया गया था कि विफाकी बजट से पहले खैबर पख्तूनख्वा का बजट जो पेश किया गया है तो ये एक पॉलिटिकल स्टंट है। तो अभी जो पंजाब का बजट है जिसे टैक्स फ्री बजट कहा जा रहा है, बुनियादी तौर पर यह समझने की जरूरत है कि क्या ये टैक्स फ्री बजट है या नए टैक्स नहीं लगाए गए। टैक्स फ्री का बजट का मतलब यह है कि कोई भी टैक्स जिसका नफाज ना किया गया हो वो टैक्स फ्री बजट होता है। अब माजी के जो टैक्सेस के इतलाक हैं वो इस साल भी रहेंगे, लेकिन कोई नया टैक्स यानी इजाफत जो है वो देखने में नहीं आएगी। तो फिर इस सूरत हाल में वो जो 12,000 अरब रुपए महसूलात का हदफ रखा गया है वो किस तरीके से हासिल होगा। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब, उनकी रिहाई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी दूसरी जमात के साथ मिलकर एक मुल्कगीर तहरीक भी चलाना चाहती है। तो ये हुकूमत उसको निमटने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाएगी, इसी बारे में बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन कौमी असम्बली मियां अली सरफराज साहब ने। मियां अली सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली सरफराज साहब, अगर मौजूदा सूरत हाल देखें तो आप बजट सेशन में मौजूद थे। जो विफाक ने बजट पेश किया है, पहले विफाक के बजट की बात करते हैं। विफाक का बजट जो है उसमें आम आदमी के इकदाम क्या है और विफाकी सतह पे अखराजात में कमी क्या है? अच्छा जनाब, इस तरह है कि कल जो वफाकी बजट पेश हुआ उसको अगर हम डायसेक्ट करें, अभी तो हम उसको पढ़ ही रहे हैं बजट को। कल का दिन तो वहाँ इसी बात पे शोर में जाने में लग। एक्चुअली हमारा तो स्टांस ये था कल जब बजट पेश हो रहा था कि ये जो हुकूमत बजट पेश कर रही है इनके पास मैंडेट ही नहीं है बजट पेश करने का, बिकॉज़ ये इलेक्टेड लोग नहीं हैं। बहरहाल उन्होंने बजट पेश किया और हमने वहाँ सुना, हमने बड़ा एहतजाज भी किया और हमें इसकी शुनीद थी कि ये आवाम को मारने वाला एक बजट होगा। उसको हमने कुछ हद तक डायसेक्ट किया है। उसके कुछ पॉइंट्स हैं, अभी पॉइंट्स हम निकाल रहे हैं और आगे से आगे, लेकिन मैं कुछ चीज़ें यहाँ बयान करूँगा। देखिए जी, 18.5 ट्रिलियन बजट का रुपीज़ का ये बजट है जो कि IMF डिक्टेटेड है और वेरी हैवी टैक्सेस इसमें लगे हैं, जो कि एम उसका ये है कि IMF का नया बेल आउट प्लान हुकूमत हासिल कर सके। अजम्पशंस बड़ी अनरियलिस्टिक हैं, इन्फ्लेशन के ऊपर भी, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर भी, और GDP ग्रोथ टारगेट जो है वो 3.6% इसमें बताया गया, जहां जबकि वर्ल्ड बैंक की प्रेडिक्शन के मुताबिक इट इज़ 2.4%। अनरियलिस्टिक है, वर्ल्ड बैंक ही एग्री नहीं कर रहा। अब 12% इन्फ्लेशन का टारगेट जो है वो अनअचीवेबल है जब 40% ऑफ दी एडिशनल रेवेन्यू एडिशनल टैक्सेस से आप कलेक्ट करेंगे, तो वो टैक्सेस आपकी ज़रूरत की अशिया पे ही लगेंगे और एक कंज्यूमर को और एक आम पाकिस्तानी को इफ़ेक्ट करेंगे और उसमें इन्फ्लेशन में भी इजाफा करेंगे। तो इस सूरत हाल में आप 12% की प्रेडिक्शन हमारी तो समझ में नहीं आती। पहली दफ़ा आपका पेंशन का जो बिल है वो 1014 बिलियन रुपए है, विच इज़ मोर देन द सिविल गवर्नमेंट एक्सपेंसेस जो कि 839 बिलियन रुपए है। अब इसका कोई भी पाकिस्तानी एक लेमैन भी उठे तो आपके पेंशन ही आपकी टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंसेस से ज़्यादा है। हाउ डू यू फाइनेंस दैट, अगेन आउट ऑफ माई कॉम्प्रीहेंशन। अच्छा, आपका टैक्स टारगेट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है 48%, वेरी हाई फिगर, वेरी एम्बिशियस फिगर, 12,970 बिलियन रुपए का है। अगेन IMF डिक्टेटेड, लेकिन इसकी भी एक कॉस्ट है जो हमारे आवाम को पे करनी पड़ेगी, क्योंकि ये उन सारी चीज़ों पे टैक्सेस लगेंगे जो मैसेज की कंजम्पशन के हैं। अच्छा, आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू भी सर्ज करके चला गया 3,587 बिलियन रुपए पे, जो कि एक सीवियर इन्फ्लेशन का एक कंट्रीब्यूटर बनेगा। बजट डेफिसिट आपका 6.9% ऑफ GDP है जो इसमें कहा गया है, जो कि पाकिस्तान की तारीख का हाईएस्ट है। अब इसकी खुसूसियात तो बजट की आप सुन ही रहे हैं। अच्छा, सैलरीड क्लास को नई स्लैब्स में टैक्सेशन होगी। अब एक तरफ तो आपने ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 16 तक के जो मुलाजमीन हैं उनको आपने 25% सैलरी इंक्रीज़ दी है, बड़ी हैंडसम लगती है ऑन द फेस ऑफ इट। उसके ऊपर आपने 22% उनकी सैलरी इंक्रीज़ की है, लेकिन एट द सेम टाइम अब एक आम आदमी को अगर आपने 20,000 की सैलरी इंक्रीज़ दी है और वो बढ़ के एक ऐसी टैक्स स्लैब में चला गया जहाँ उसकी टैक्स अमाउंट जो उसने पे करनी है वो 18-19 हज़ार वो पड़ गया, तो आपने 20,000 दिया, साथ 19,000 वापस ले लिया। तो व्हाट इज़ दी फन इन डूइंग दैट? इसमें आपने क्या रिलीफ दिया सैलरीड क्लास को? धोखा है बिल्कुल। उसके बाद जनाब एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, उस पर
अब देखें किसान के साथ जो इस मुल्क में हुआ है ख़ास तौर के ऊपर, अभी हम उस मामले को भूले नहीं हैं जो गंदम का जो स्कैंडल था, उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, कोई इस बात को इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा रहा, उस पर कोई नहीं ऐसी चीज़ की गई कि हमें पता लगे कि ये सारा मामला, ये डिसीजन किसका था, क्यों। जब आपके मुल्क में बम्पर क्रॉप एक्सपेक्टेड थी तो आपने उस दौरान बाहर यूक्रेन से आपने अपनी गंदम मंगाई और आपने अपने लोकल फार्मर को मार दिया। उसके बाद अब एग्रीकल्चरल जो है आपके इम्प्लीमेंट्स, इक्विपमेंट, उस पे जो टैक्स था, सेल्स टैक्स, वो या नील था या 8% तक था, जो कि अब 18% कर दिया जाएगा, विच इज़ इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन द फार्मर आफ्टर दिस मेगा वीट स्कैंडल। अच्छा, सेल्स टैक्स ऑन टेक्सटाइल एंड लेदर, ये जो हमारे स्टोर्स थे जो कि डायरेक्टली FBR के साथ कनेक्टेड थे, उनको इंसेंटिव देने के लिए कि ये डिजिटाइजेशन कर रहे हैं, उनको 15% सेल्स टैक्स उन पे लगता था, जहाँ से लोग अपने कपड़े, जूते वगैरह जाके ख़रीद लेते थे। अब उस इंसेंटिव को भी ख़त्म करके उनको 18% पे डाल दिया गया। तो जो आपकी जेनेरिक प्रोडक्ट्स हैं, खाने पीने की अशियाँ, उन पे भी मार पड़ेगी, कपड़ा लेने जाएंगे, जूता लेने जाएंगे, उस पर अलग मार पड़ेगी। तो ये रिलीफ दिया जा रहा है आवाम को। उसके बाद आप अगर अली सरफराज साहब, ये सारी अच्छा, एक बहुत बड़ी चीज़ है जी, लैब इन्वेस्टिगेशन किट्स, ये जो आपकी जी जी आप बताएं पहले, आप बताएं आप जी आप बताएं। अली ये तो इतनी लंबी लिस्ट है, अली सरफराज साहब, क्योंकि मैंने ये सारा पढ़ा है, हमने देखा है कि, और ये वाहद बजट है पाकिस्तान का कि जिस पर किसी एक भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जिसकी तारीफ की हो, बल्कि आज तो कहा गया कि हम तो बिल्कुल मर गए और हमारा बिजनेस बिल्कुल तबाह होकर रह गया। ये तो बजट हो गया, बजट आ गया, अपोजिशन आप हैं। अब अपोजिशन कहाँ खड़ी है? क्या अपोजिशन जो है बिल्कुल पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर, दोनों जगह पे तहरीक चलाएगी? अगर तहरीक चलाएगी तो तहरीक कब चलेगी, ये ज़रा बता दें। जनाब, आज हमारी स्टैंडिंग कमेटीज़ अनाउंस हुई हैं पार्लियामेंट की, जो कि बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। सारे MNAs को किसी न किसी स्टैंडिंग कमेटी का पार्ट बनाया गया है। वैसे हम अपोजिशन के MNAs हैं, जो हुकूमत के अरकान हैं उन स्टैंडिंग कमेटीज़ में, उनकी नफरी हमसे बहुत ज़्यादा है, वो हमारी वहाँ चलेगी या नहीं चलेगी, बट वी विल डू आवर पब्लिक ड्यूटी। हम हैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स और हमने आवाम की बात भी करनी है, क्योंकि हमें तो फॉर्म 47 पे जाके नहीं बिठाया गया। हमें तो लोग सवाल करते हैं, जो लोग बिल्कुल पब्लिक से जिनका डिस्कनेक्ट है और फॉर्म 47 पे वो आके असेंबली में बैठ गए, वो तो शायद पीछे घर जाते नहीं, हल्के में नहीं जाते, लोगों के मसले उन तक आते नहीं, तो शायद उनको कोई क्रिटिसाइज़ भी नहीं करता, वो मिलते ही नहीं किसी को। अब हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज़ पार्लियामेंटेरियंस, हम उसको तो फुलफ़िल करेंगे। अब हमारी यहाँ पे, अब हम इस बजट को डायसेक्ट भी कर रहे हैं, अब इस पे अब जो कट मोशंस लाने होंगे, जो भी मोशंस असेंबली में लाने होंगे, इस पे हमारी भी तकरीरें होंगी। हमारी पूरी PTI की टीम बैठी हुई है, अल्लाह के फजल से पढ़े लिखे लोगों की PTI में टीम है, एंड ऑल आर MNAs आर मोस्टली एजुकेटेड, और वो सारे आपस में हम इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी कर रहे हैं। और उसमें हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हम जब बजट स्पीचेस करें तो हम उसमें प्रॉपर डायसेक्शन ऑफ द बजट कर सकें और इश्यूज़ को रेज़ कर सकें, और जो गवर्नमेंट को समझाने में कामयाब हो सकें अगर, तो कर दें। लेकिन जिस मुल्क में आपका फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश होने से पहले कह दे कि मेरे हाथ कटे हुए हैं, बात सिर्फ फिर घूम फिर के वहीं पर आती है। दे आर नॉट पब्लिकली इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस। अब उनका मसला सारा ये है कि उनको एक IMF के एक प्रोग्राम उन्होंने लेना है, IMF उनको टोटली डिक्टेट कर रही है, पब्लिक प्रेशर वो शायद फील ही नहीं कर रहे, और उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फील भी नहीं हो रही। अली सरफराज साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में भी जब बजट बना था सर, तो वो भी IMF की डिक्टेशन के ऊपर ही बना था। अब इनके मुताबिक IMF में फंसाया जो है वो आपकी हुकूमत में फंसाया हुआ है। सर मेरी गुजारिश सुन लें, IMF नहीं, IMF डिक्टेशंस हमेशा देती है, लेकिन IMF की डिक्टेशंस किस हद तक माननी है वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। ज़ाहिर बात है, आप गरीब मुल्क हैं, आपने बेल आउट प्लान्स भी लेने हैं, लेकिन अगर आपका पब्लिक के साथ को कनेक्ट हो तो आप चीज़ों पे आर्ग्यू करते हैं। इन्होंने तो आर्ग्यू किसी चीज़ पे नहीं किया, इनको तो बना बनाया पेपर मिला, इन्होंने आके वहाँ पे कौमी असेंबली में खड़े होकर पढ़ दिया। हमारे दौर में अब IMF की डिक्टेशंस थी या नहीं थी, आम आदमी की सेहत को तो उस बात से फ़र्क पड़ता है कि आपकी 6% ऑफ GDP ग्रोथ जो आज 2 साल गुजरने के बाद आप तरलों पे हैं और आपको वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि आप 2.4% अचीव कर लें, तो बहुत बड़ी बात है। ये उस आपकी एक्सपोर्ट्स, आपकी रेमिटेंसेज, इमरान खान की गवर्नमेंट के प्रोज अगर मैं आपको बताना शुरू करूँ वो तो ख़त्म ही नहीं होंगे। जहाँ जहाँ आपको इनके कॉन्स नज़र आ रहे हैं, वहाँ वहाँ उस गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस, अब तो आपका पॉइंट बाय पॉइंट कंपैरिजन हो सकता है।
तो इस चीज़ में से तो हम निकल जाए ना कि IMF हमें डिक्टेट करती थी या नहीं करती थी। आई वॉज नॉट एन इलेक्टेड मेंबर एट दैट टाइम, लेकिन IMF की डिक्टेशन को PTI गवर्नमेंट ने इस तरह नहीं सुना था, PTI ने आर्ग्यू किया था। और PTI के अंदर इस तरह के मामलात नहीं थे, वो बजट बड़ा आवाम दोस्त बजट था। उस वक्त हालात बहुत फ़र्क थे, उस वक्त चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऐसी बातें नहीं कर रहे थे जैसी आज कर रहे हैं। सो यू कैन एक्चुअली कंपेयर इट दैट वे। अच्छा, मियां अली सरफराज साहब, खान साहब की रिहाई की तहरीक, PTI का हर कारकुन जो है वो यही तवक्को कर रहा है कि मेरा मुंतब करदा MNA पार्लियामेंट में बैठा है, पार्लियामेंट में तो आवाज़ उठा रहा है, लेकिन वो खान साहब की तहरीक चलाने का अभी तक नाम नहीं ले रहा जी। ये आपको भी पता है कि कितनी तेज़ी से अवाम में क्या जज्बात जा रहे हैं, मैं भी जानता हूँ इस सारी चीज़ें। तो कब शुरू हो रही है, क्या ईद से पहले ही, ईद के बाद, या फिर? आई एग्री कि लोगों की PTI के रिप्रेजेंटेटिव से, क्योंकि हमें वोट मिले हैं खान साहब के नाम पे, मैं तो बड़ा वोकल हूँ इस बारे में, और मेरे ख्याल हमारी पूरी पार्लियामेंट में जितने मेंबर्स हैं दे ऑल नो इट एंड दे ऑल से इट कि हमें खान साहब के नाम पे लोगों ने वोट दिया है, कि उनके मनपसंद लीडर के हक में जिस पे लोग जान निछावर करते हैं, हम अब तरीके चलाएं। और किसी तरीके से पहला मोटिव यही है कि खान साहब बाहर आएँ, और हमारा भी पहला मोटिव यही है। खान साहब ने बाहर आना है तो इस मुल्क की जान छूटनी है, और उसके अंदर हम अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं। मसलन फैसलाबाद में जो मेरा शहर है, फैसलाबाद में जलसे की हमने कॉल दी, उसके अंदर हमें इजाज़त नहीं दी गई। फिर खान साहब की तरफ से एक इंस्ट्रक्शंस आई कि जिस किस्म का फाशिज़म आप देख रहे हैं, आप भी तो रोज़ देखते हैं, हमें ये खान साहब की तरफ से ही इंस्ट्रक्शन है कि मैं अपने कारकुनों को मुश्किल में नहीं डालना चाहता। आए दिन नए से नए पार्टी लीडर्स पे, हमारी ख़वातीन पे, हमारे बंदों के ऊपर और MNAs MPs समेत पर्चे दिए जाते हैं। आज हम इलेक्टेड मेंबर्स हैं तो आज भी हमें ये खौफ है कि किसी वक्त, ऑल्दो हमने अब वो खौफ उतार दी इलेक्शन लड़के, जब यहाँ तक पहुँच गए हैं अल्लाह के फजल से, तो आगे भी देख लेंगे जो भी होगा हमारे साथ। मगर खान साहब ने कहा था कि जब तक हमें फॉर्मल इजाज़त नहीं मिलती, कोई जलसे के लिए स्पेस नहीं मिलती, उस वक्त तक बाहर ना आए, और हम उसका इंतज़ार करेंगे और फिर हम अपने जलसे करेंगे। लेकिन अभी हम उसको देख रहे हैं, हमने मासूमाना सा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि जब तक ये हुकूमत बैठी रही, आपको जलसे की, रैली की, मुल्कगीर तहरीक की, कहीं ना कहीं पे कॉर्नर मीटिंग की भी इजाजत मिल जाएगी? सर, गुजारिश ये है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, ठीक है, लेकिन हमें ऑब्वियसली पार्टी प्रिंसिपल्स के हम बाउंड हैं। दिस इज़ द फाइनल डिसीजन विच हैज़ टू बी टेकन बाय खान साहब। अब खान साहब जिस दिन हमें कहेंगे कि आप लोगों ने अब बगैर इजाज़त के भी करनी है, अब आपने इजाज़तों का, अब मैं देखें इस मुल्क में अब सरगोदा में ATC की कोर्ट के अंदर हमारे PTI के मेंबरान गए अपनी बेल एंटी टेररिज्म कोर्ट में, वहाँ पे अब्बास साहब गालबन जज थे। बिल्कुल, वो आज हेयरिंग में भी बहुत चीज़ें सामने आ गई तरीके से वहाँ पे जो हाँ, आज उनकी हेयरिंग के अंदर भी अब चीज़ें सामने हैं। अब इस किस्म का फाशिज़म जहाँ पे आपको नज़र आ रहा हो तो उसमें आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? लेकिन वो तो अब एक्चुअली इस गवर्नमेंट के लिए इश्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं। इट इज़ थिंग्स आर गेटिंग आउट ऑफ देयर कंट्रोल। इकॉनमी पे उनका कोई कंट्रोल नहीं है, गरीब आदमी को उन्होंने मार दिया। इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे रोएगा फैसलाबाद का, मेरे शहर का, कि मुझे पता है अभी मैं इस्लामाबाद बैठा हूँ, कल मैंने फैसलाबाद जाना तो वहाँ सवाए रोने धोने के, अवाम के, कारोबारी लोगों के और कुछ भी नहीं होना है। ये तो बता दें, आप इस्लामाबाद बैठे हैं, इस्लामाबाद में सुना है इस्लामाबाद में 3 चीज़ों पे बहस हो रही है, हमें बात करने का मौका ही नहीं दिया जाता। मियां अली सरफराज साहब, सुना 3 चीज़ों पे इस्लामाबाद के अंदर बड़ी डिस्कस हो रही है, इसको कंफर्म कीजिएगा या इनकार कर दीजिएगा, तस्दीक या कि एमरजेंसी या असम्बली डिज़ोल्व या असम्बली के अंदर तब्दीली, पार्लियामेंट के अंदर तब्दीली। इन 3 चीज़ों पे सुनने में आया कि बड़ी शदीद किस्म की बहस भी हो रही है और उस पर गौर भी हो रहा है। क्या कोई ऐसा मामला है? मैं कुछ नहीं जानता जी इस बारे में, ऑब्वियसली आई एम नॉट पार्ट ऑफ दोज मीटिंग्स। लेकिन जहाँ तक बात है, अब अगर मैं आपको पर्सनल व्यू दे सकता हूँ, इमरजेंसी वाले क्या हालात हैं इस मुल्क में, मेरे हिसाब से तो इमरजेंसी नहीं लगती। पार्लियामेंट डिज़ोल्व होने वाला मामला भी मेरी समझ में नहीं आता कि आप डिज़ोल्व करके क्या करेंगे। दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। आपके पास आपके इलेक्टेड मेंबर्स बैठे हैं, फॉर्म 45 का ढेर लेके बैठे हों, आप एक इलेक्शन कराएंगे, उसकी सैंक्टिटी अच्छी होगी बुरी होगी उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? वो तो जब इलेक्शन होगा, पिछले के अंदर कौन सा कोई ऐसा हमने तीर मारा जो हमने एक नया इलेक्शन करा के बड़ा उसकी फेयरनेस को हम साबित कर देंगे। आपने अगर कोई फेयरनेस की तरफ जाना है और इस मुल्क को डगर पर लेके आना है तो आप अपनी सिंपल जो आपकी ट्रिब्यूनल्स में आपकी अपीलें पड़ी हैं उनमें ही देख लें। सारा इलेक्शन लड़ने के बाद एंड में होता क्या है? एक फॉर्म 45 मिलता है। अभी फॉर्म 45 आपके पास पड़ा हुआ, वो आप देखने को तैयार नहीं है। आप एक नई एक्सरसाइज करेंगे, एक नया इलेक्शन करवाएंगे,
फिर मारधाड़ होगी, अरबों रुपए इस मुल्क के आप जाया इसका करेंगे, मतलब है इन हाउस तब्दीली हो रही है पहले नहीं है। उसके बाद आप एक नया इलेक्शन करा के फिर फॉर्म 45 उठा के साइड पर रखेंगे और फॉर्म 47 वाले बंदे ला के अंदर बिठा देंगे। व्हाट इज द फन इन दैट? इन हाउस तब्दीली तीसरा पॉइंट आपका इन हाउस चेंज का था। इन हाउस चेंज बिल्कुल आ सकता है, इन हाउस चेंज तो आ ही जाएगा अगर हमारी जो केसेस जो हमारे ट्रिब्यूनल्स के पास हैं उन पे अगर जस्टिफाइड फैसले हो जाएं तो इन हाउस चेंज तो नेचुरली आ जाएगा। जब हमारा नंबर असेंबली में बढ़ जाएगा, 2/3 से ज़्यादा सीटें पीटीआई की हैं इस वक्त, वो अगर हमारा हक हमें दे दिया जाए तो इन हाउस चेंज ही चेंज है, असेंबली के अंदर दूसरी पार्टी बचती कोई नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल मियां अली सरफराज साहब, क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में से नहीं बल्कि मुज़ाकरात के लिए बानी पीटीआई ने महमूद खान साहब को आगे किया? महमूद खान साहब ने एक्चुअली, देखिए जी, हम मुज़ाकरात जब करते हैं ना, देखें पीटीआई को इस बात में कोई इशू नहीं है। अब हम ठीक है, हमने अब मुल्क को आगे भी चलाना है, हमने अब हुकूमत का भी अब हम एक असेंबली में बैठे हैं, मुज़ाकरात की रोज़ बात होती है, मुज़ाकरात अब हम कर रहे हैं। महमूद खान साहब के साथ हमारे इशूज़ थे लेकिन हम उनके साथ भी मुज़ाकरात कर रहे हैं, बिकॉज ऑन दैट 1 पॉइंट एजेंडा महमूद खान साहब के व्यूज़ हमसे मिलते हैं कि जो इलेक्शन में हुआ और जो पीटीआई का हक है, ठीक है, हमने उस बात को तस्लीम किया। हम उनके साथ उनके साथ भी हम बातचीत कर रहे हैं। अब महमूद खान साहब अगर किसी जगह पे कहते हैं कि जी मैं बाकी जमातों से भी बात करना चाहता हूं और वो बात करते हैं, तो वो एक उनका प्रोरोगेटिव है। खान साहब ने महमूद खान साहब को नहीं कहा कि आप बात करें, महमूद खान साहब ने कहा है कि मैं बात करना चाहता हूं। खान साहब ने कहा कि आप करना चाहते हैं तो आप कर लें। हम तो 2-3 जमातों के साथ बात नहीं कर सकते, बिकॉज उनको जिन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया हुआ है, जिनके साथ हमारा ग्रीवेंस है, उनके साथ, और उनके पल्ले क्या है, मुझे तो ये नहीं समझ आती कि जिनके साथ आपने मीनिंगफुल डायलॉग करना होता है ना, क्या फ़ायदा उस किस्म के डायलॉग का जो रबर स्टैम्प्स बैठे हुए हैं और वो पता नहीं वो इस पोजीशन में भी हैं कि वो कोई निगोशिएशन, वो कौन कहेगा हमें, अगर हम उनसे बात करेंगे वो कहेंगे कि जी ये आपकी सीटें हमने कोई आधी से ज़्यादा हम जो असेंबली में लोग बैठे हैं, बल्कि पौनी असेंबली जो बैठी है वो जाली बैठी है और इनको हम उठा के दरवाजे से बाहर भेज रहे हैं और हम आपसे डायलॉग करके आपकी जायज़ डिमांड्स मान रहे हैं। वो तो मानने के काबिल ही नहीं है, वो तो डेडलॉक है वहाँ पर। महमूद खान साहब हमारे बुजुर्ग हैं, वो अब कर रहे हैं बातचीत, तो वो 100 दफ़ा करें। अगर कोई मीनिंगफुल डायलॉग किसी जगह पे अगर उसके कोई नताइज निकलते हैं और वही नताइज जो है वो पाकिस्तान की सियासत को मुस्बत संत में गामजन कर सकती है, तो वो नताइज निकलने चाहिए। बहुत शुक्रिया मियां अली सरफराज साहब से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इशूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। राना साहब, अगर देखा जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रवैया, एक तरफ वो ये कहते हैं कि हम जो हैं वो अब इस सिफारिशात को नहीं मानते क्योंकि हमारी तो बात इसमें मानी नहीं गई बजट तजावीज़ में, और दूसरा वो चले भी जाते हैं, फिर पंजाब में स्पेस ना होने का शिकवा भी करते हैं, फिर साथ भी बैठे होते हैं। यासर, मैं आपको एक बात बताऊँ, मजबूरियाँ हैं बड़ी, बहुत मजबूरियाँ हैं, और मजबूरियाँ इतनी हैं कि इनकार भी नहीं होता। मुझे भी कहते तो मैं भी चला जाता, आपको भी कहते तो आप भी चले जाते हैं। कहने का लहजा बड़ा मीठा होता है, इतना मिठास वाला लहजा होता है कि दिल ही नहीं करता बंदा इनकार करे जब मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई कॉल आ जाए। मैं आपको एक अंदर की खबर दूँ, ये मुझे पीपल्स पार्टी के एक अपने MNA ने तस्दीक की इस खबर की। उन्होंने कहा जी हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी के इजलास में 95% लोग वो थे जो कह रहे थे कि हमें मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ना बजट पे, ना तकर्रर तबादलों पे, और ना ही हमें वैसे भी ये कोई अहमियत देते हैं। इवन उन्होंने कहा कि एक तो MNA ऐसा था जिसने कहा कि जनाब वफाक के हुक्म पर पीपल्स पार्टी के कारकुनों पे FIR दर्ज होती हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। उसने कहा जी हमें तो ये कह दिया गया है कि मैं जितना मर्ज़ी हम कहें, आप बाइख्तियार हैं, आपको ये खुली छुट्टी है कि आप पार्लियामेंट में जाएं ज़रूर, लेकिन अगर आप बजट की मुखालफत करते हैं तो पार्टी में आपके ख़िलाफ़ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होगा। ये बात एक ज़ुम्मेदार MNA जो बड़ा तगड़ा MNA है, मेरी खुद उससे ये बात होती है। अब जहाँ तक पीपल्स पार्टी का चले जाना है तो ये बजट मंजूर होना है, रो के
हंस के, जिस तरह भी हो, वो इसलिए मंजूर होना है कि ये बजट जहाँ से आया है, जिनकी सिफारिशात हैं, वो किस तरह हो सकता है कि वो इस बजट को मंजूर ना होने दें। ये बजट मंजूर हो जाएगा, लेकिन क्या ये बजट मंजूर होने के बाद सरवाइव कर सकेंगे? क्या उसके बाद ये इत्तेहाद कायम रह सकेगा? आप चीज़ एक जहन में रखिएगा, सादा अक्सरियत है, पीपल्स पार्टी साइड पे हो जाती है, बहुत खत्म होगी, आदमी इत्तेमाद की ज़रूरत ही नहीं है। खुद ही फिर वज़ीर आज़म साहब को या असम्बली डिज़ॉल्व करना या फिर किसी और को दावत देना पड़ेगी। कुछ चीज़ें चल रही हैं यासर, सुनने में आया है कि कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि जिस पे बानी पीटीआई से भी इजाज़त तलब की गई है, यानी उनकी मुशावरत शामिल करने के लिए। हो सकता है कि कुछ दिनों बाद, ईद के बाद, कोई ऐसा सिनेरियो बन जाए कि पार्लियामेंट कायम रहे लेकिन कुछ चेहरे तब्दील हो जाए। नहीं, आप जो बात मियां अली ज़फ़रार साहब से भी कर रहे थे, आप ये कह रहे थे एमरजेंसी की भी बाज़गश्त है, डिज़ॉल्वेशन की भी बाज़गश्त है, इन हाउस चेंज की भी बात है, तो इस पे आप सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर हैं, तो फिर ये इन हाउस तब्दीली ही है। जी, मेरी इत्तला ये है कि पहला और आखिरी ऑप्शन ये है, अगर कोई ना माने तो फिर ऑप्शन बाकी है, क्योंकि अभी तक की जो सूरत हाल है, इंडस्ट्री को अगर आप ज़बरदस्ती बंद करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, इंडस्ट्री अगर चलेगी तो इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी। जो सूरत हाल है, टैक्स आप इतना दे नहीं सकेंगे, इंडस्ट्री वाला सैलरी नहीं दे सकेगा, वो बिजली की कीमत, वो बाकी मामलात वो पूरा नहीं कर सकेगा। अगर वो सोलर लगा कर लेता है तो बड़ी जहाँ पे इंडस्ट्री होती है, जहाँ पर मिल्स होती हैं, जहाँ पर बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, वहाँ पर सोलर नहीं काम करते। वहाँ पर एक एक घंटे में कितने यूनिट चलते हैं, कितने मेगावाट बिजली इस्तेमाल होती है। यासर साहब, ये आपकी और मेरी सोच से ज़्यादा है। वो मुतबादिल ज़राए से भी बनाते हैं, सारी बात है, वो गैस से भी बिजली बनाते हैं, वो क्या नाम है, ये कॉर्न से भी बनाते हैं, तो मुतबादिल ज़राए से भी बनाते हैं, इसलिए उनकी कॉस्ट प्राइस बहुत ज़्यादा पिछले 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो प्रोडक्शन की जब प्राइस बढ़ जाएगी तो फिर एक्सपोर्ट किस तरीके से होगी, ये तो मसाइल उन्हें हैं। तो फिर मैं कह रहा हूँ ना कि ये बजट मंजूर होने दें, उसके बाद किसी की नामंजूरी भी आ जानी है, किसी सियासी जमात की नामंजूरी हो जानी है कि वो पार्लियामेंट में रहती है तो रहे, लेकिन वो शायद अहम तरीन ज़िम्मेदारी पे ना रह सके। लेकिन जब आप ये बात करते हैं कि इस बजट में भी उनकी राय नहीं है, जिस तरीके से कल बात हुई कि पीपल्स पार्टी ने कहा हमसे मुशावरत नहीं हुई, तो आपने वो आगे से ये भी कहा कि फिर नून लीग भी कहते कि हमसे भी मुशावरत नहीं हुई। तो सवाल ये है कि जब बजट उनका नहीं है तो फिर उनकी नामंजूरी किन बुनियादों पे होगी? इस मुल्क में उन्हीं बुनियादों पे नामंजूरी हो जाती है, अच्छा हुआ तो मेरा, बुरा हुआ तो हुकूमत का। यासर साहब, अच्छा हो गया तो वेल डन जी, ना अच्छा हुआ तो आपकी वजह से आप कंट्रोल नहीं कर सके, आपकी पॉलिसी ठीक नहीं है, आप बतौर बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हैं, आपने अवाम को राजी नहीं किया, आपकी जमात जो है वो अवाम में अपनी ग्रोथ नहीं कर सकी। ये सिंपल से 3 या 4 एक फिक्रे होते हैं। उसके बाद कहा जाता मुल्की सूरत हाल और नजरिया ज़रूरत के तहत इस मुल्क के लिए ज़रूरी है कि जनाब तुसी कार चले जाओ, हुन यासर रशीद साहब आगे हुकूमत करो। बड़ा सिंपल सा यासर साहब, ना तुसी भोले हो ना मैं भोला वां, भोली है आवाम सारी। वो सब सियाने ने सानू उन्होंने यहो जिहा भोला बनाया, भोला भोला भोला, तो भोले च भोले ही कर गए ने सब। ऐसी बहुत पोले पोले हो गए, ऐसे हो गए हैं आप सोच नहीं सकते, हम पुलपुले से हो गए हैं। मैं कह रहा हूं कि अभी लोगों को समझ नहीं आई बजट की, ये समझ आए कि ईद के बाद सैलरी वाला सैलरी लेने जाएगा, जब फिर उस सरकारी मुलाजिम से पूछेंगे भाईजान कितने सैलरी दीजिए। जब आप दुकान पे अब शॉपिंग करने जाएंगे ना, तो जनाब जो जूता लेते थे आप 2000 का, 3000 का, 4000 का, जब पता चलेगा जनाब 800 रुपया ऊपर टैक्स भी है, GST है, फलां है, तो आपको लग पता जाएगा ना कि जनाब फिर मैं पूरा लूँ या बच्चों के जूते लूँ। मैंने सोचा था वो 800 वाला सूट ले लूँगा, पता चला सूट भी महंगे हो गए।
यार मिल जाता है, लेना 800 वाला सूट। हाँ जी। रब्ता करें उस्मा बीबी से, उस्मा बहारी साहब से रब्ता करें, देखें मेरी वज़ीर इत्तलात ने कहा था कि मेरी वज़ीर आला 800 वाला सूट पहनती हैं, तो करें रब्ता, क्यों नहीं करते? वो टैक्स आ गया ना, वो महंगा हो गया। चलो 1000 में मिल जाएगा यार, और 1200 में मिल जाएगा तो ले लें यार, 1200 में क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन 1200 का मिल जाए, 1200 के आजकल बकरे के 4 सिरी पाए नहीं मिलते, 4 पाए मिलते हैं 1200 के। तो आप सूट लेने चले, आफरीन है आप पे यार, भाभी को आप सूट अच्छा लेके नहीं देते, बाहर गिफ्ट आपके इतने इतने अच्छे सूटों के चले जाते हैं। कोई यार कुछ तो खुदा का खौफ करे, इस मुल्क के हालात देखें। ये मुल्की मामलात पे मुश्तमिल प्रोग्राम है, घरेलू मामलात पे नहीं है। अच्छा ओके, वो बात नहीं करनी। अच्छा ये बताइए कि आपने ये पिछले दिनों विजिट किया उसका कैटल मंडी का, अब भी कैटल मार्केट में आपने मेरे ख्याल से आज भी विजिट किया, क्या सूरत हाल का फ़र्क पाया है एक हफ्ते में? एक तो मैं आपको बता दूं कि जानवर पहले से 65% कम आए हैं। हाँ, 65% जानवर कम आया। जी मैं आपको तस्दीक शुदा बात कह रहा हूँ। और जो आए हैं उनकी कीमतें इस कदर ज़्यादा, अच्छा वो भी ठीक हैं। जब उनसे पूछा जाता है वो कहते हैं जनाब क्या करें, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कैटल मंडी में हम आए हैं, पंजाब की कम से कम शाहपुर कांजला में। वो कहते हैं जनाब यहाँ पर जो अंदर चारा है वो भी ठेकेदार का है, बाहर से 5 रुपये केजी था, अंदर जो है उससे कई गुना ज़्यादा महंगे। उसने कहा यहाँ पर ट्रक आता है बकरों का, उसके पैसे, भैंस गाय कोई भी आते उसके पैसे लिहाजा दिए जाते, लेने के भी, अंदर आने के भी, बाहर जाने के भी। फिर कितने महंगे बेचे हुए हैं उन्होंने, वो जो उनको जगह देते हैं। उसने कहा उस पर लिहाजा अखराजात है। उसने कहा उतने का जानवर नहीं जितने हमें ये टैक्स की सूरत में हमसे ले रहे हैं। उसने कहा उसके बाद हमारी पुलिस बहादुर आती है और जिसको चाहती है उठाती है ले जाती है पैसे। हाँ ये भी है। किस चक्कर में? मैं मज़े वाली बात बताऊँ आपको। मैं रात को खड़ा एक व्यापारी के पास मैं बकरा लेने गया। मैं यार मैं भी बकरा ले लूँ, मेरा बेटा बड़ा तंग कर रहा है। तो उसके बाद अचानक एक बंदा आया, उसने रिक्शा खड़ा किया, रिक्शे से एक बकरा निकाला। तो बकरा मेरा ख्याल है मुश्किल से निकला। मैंने कहा ये क्या, वो देख रहा था मैं, तो वापस में उसने कहा क्या ये बकरा वापस करो। उसने कहा मैं क्यों करूँ वापस भाई, तुम 1 माह पहले बकरा लेके गए हो, 1 माह बाद तुम बकरे का जब हुलिया ऐसा हो गया, मरने वाला हो गया है, हड्डियों का पिंजर हो गया है, तो अब लेके आ गए हो। उसने कहा बस वो धूप फला नहीं वापस करो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ थाने। लो जी वो थाने चला गया। अच्छा मैं देखता रहा, वो थाने चला गया। ये ऑन रिकॉर्ड में टीवी पे बता रहा हूं आपको। हालांकि वहां पे लगा SHO इंतहाई ग्रेट आदमी है नासिर हमीद, वो हज पे गया हुआ। वो थाने चला गया, थाने से 2 बंदे आ गए, थाने से आ गए, थाने के बाहर खड़े आ गए। उन्होंने आगे उसे कहा बकरा कार नहीं तो तू अंदर जाएगा। अब वो बेचारा बंदे को बकरा वापस लेना पड़ा और उसी वक्त बकरा मर गया। मर गया। वो है ही मरने के करीब था जब मुझे एक बताए, एक बंदा 1 महीने पहले बकरा लेके जाता है, तंदुरुस्त बकरा लेके जाता है, 1 महीने बाद वापस ले आता है। कसूर किसका है? जो लेके गया वो तो घंटे बाद ही हो गया। हमारे पुलिस के वो जवान आए और ये सारा कुछ करके। सब इसी बीच हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर पलवशा खान साहिबा ने किया। पलवशा साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पलवशा खान साहिबा, अगर देखा जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बज़ाहिर इब्तदाई तौर पे ये कहा कि हम हिस्सा नहीं बनेंगे बजट का, लेकिन फिर चले भी गए। पंजाब में स्पेस ना मिलने का शिकवा भी है, लेकिन पंजाब में इत्तेहाद भी है, तो ये शिकवे भी जारी रहेंगे और उनके साथ एतमाद भी जारी रहेगा। शुक्रिया। दरअसल बात यह है कि हमारा आपके शायद दिल में ही होगा कि एक एग्रीमेंट हुआ था आपस में इन इलेक्शन से पहले, और उस एग्रीमेंट के तहत हमारी कुछ शराइत आपस में तय हुई थी, जिसमें ये भी था कि बजट के जो खदोखाल हैं वो इसके बाद बजट से पहले हम आपस में तय करेंगे और तमाम 4 सूबों के लिए। लेकिन फिर जो हुकूमत है नून लीग की, उन्होंने इस बजट से
कतई तौर पर जो है हमें लाइल्म रखा और उसकी आपने शोर जो है कुछ अर्सा पहले से सुनना भी शुरू किया कि हमें बजट के बारे में, मुझे खुद बजाते मेंबर ऑफ द सेनेट उसी दिन पता चला जिस दिन बजट मैंने आप सब जब पाकिस्तान में सुना, उस दिन हमने ये बजट सुना। और बजट के जो शराइत तय हुई थी कि इसमें बजट पेश करने से पहले, और ये मतलब ये नहीं कि हमें सिर्फ बता दिया जाए, हमने एक फार्मूला के तहत उनसे बात करनी थी। शायद हमने कुछ ऐसे मशवरे दे देते कि जो बजट की अब आप शक्ल देख रहे हैं जिसमें जाहिर है बड़ा बोझ है सैलरी क्लास पे, जिसमें कैपिटल गेन्स टैक्स आप देख लीजिए बड़ा इजाफा है, और ये लेवी जो लगी है पेट्रोलियम की, ये वो तमाम चीज़ें थी जो हम समझ रहे थे कि हमसे समझना क्या एक एग्रीमेंट के तहत इन पे लाजिम था कि हमसे ये डिस्कस करेंगे। लेकिन जब उन्होंने नहीं किया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जो आप कह रहे हैं हम चले गए, ये हम नहीं गए, ये सिर्फ 2-3 लोग जो थे वो टोकन के तौर पे वहाँ बैठे, बाकी पूरी पार्टी ने उस बजट स्पीच का बॉयकॉट किया। और साहब, पीपल्स पार्टी एक अवामी जमात है, आपने अवाम के साथ हमेशा उनके हमायत की बात की है। अवाम भी जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने जिस तरह अवाम के लिए सब कुछ किया, बिलावल साहब का रहे हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा ने किया, तो क्या ये जो आप खुद बता रही है इतने टैक्स, इतना जालमाना इक़दाम, ये सारा कुछ जो है, क्या पीपल्स पार्टी इसके बावजूद भी अब दोबारा मुज़ाकरात की टेबल पर इनके साथ बैठेगी? देखिए एक ही सूरत में बैठेंगे कि इसमें रद्दोबदल की जाए। ये जिस शक्ल में आपके सामने आया है, ये शक्ल तो मैं बज़ाते पाकिस्तानी समझती हूँ बड़ी नाकाबिले बर्दाश्त किस्म की जो है ये टैक्सेशन लगी है। यानी सैलरी क्लास जो है उसके ऊपर इस कदर बम गिराना, और 20 रुपए जब 1 लीटर पेट्रोल और डीजल पे लेवी में इजाफा होगा तो आप ये देख लीजिए कि उसका असर हर चीज़ पर होगा, और एक महंगाई का खतरनाक तूफान जो है वो जन्म लेगा इससे। लिहाजा ये तमाम वो बातें, इसके अलावा PSDP था, PSDP पर इन्हें हमें जो है अपना एतमाद में लेना था कि कहाँ कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो ये लगाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, किस तरह से सूबों के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। 2 सूबों में इस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन हमें जो है PSDP के मामलात से भी लाइलम रखा गया। लिहाजा मैंने वो एक उसमें से मीटिंग अटेंड की जिसमें पार्लिमानी पार्टी भी थी, सेनेट भी थी, और उसमें यही फैसला किया। और लोगों को बड़ी शिकायतें थी, हमारे मेंबरान को पंजाब में शिकायतें हैं, पंजाब में कोई स्पेस नहीं दी जा रही, एक तरफा फैसले किए जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसी की बात सुनने की रवादार नहीं। तो लिहाजा जब इतनी शिकायत सुनी और तो फिर चेयरमैन साहब ने फैसला किया कि हम चूंकि और वैसे भी असूली तौर पर ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट था, तो हमने फैसला किया कि हम ऐसे बजट का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे। उसके बाद एक आखिरी सवाल, ये ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट आपने एक सेंटेंस का इस्तेमाल किया, वो ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट जो है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर भी हुआ, अब फिर हुआ, उसके बाद क्या कोई फिर एग्रीमेंट किया जाएगा जिस पे फिर ब्रीच देखने में नहीं जी, एग्रीमेंट वही है जो हमारा पहले था, लेकिन एग्रीमेंट से चेंज जो जहाँ तक ये डेवलपमेंट बजट के हवाले से था वो एक अलग है। लेकिन ये जो बजट बना है इसमें किसी बात पे ना मशावरत की गई, ना मशवरा मांगा गया, ना मशवरा लिया गया, ना शायद अगर ये मशवरे ले लेते तो इस किस्म का जो बजट आपने देखा, ये जो मेरे ख्याल में नाकाबिले बर्दाश्त हैं बहुत सी बातें इसमें, वो आपको शायद किसी बेहतर शक्ल में नजर आता है। एक छोटे से सवाल का जवाब दे दें, टाइम हमारे पास चूंकि बहुत हो रहा था। अगर ये आपकी शराइत नहीं मानते, यही बजट रहता है, तो क्या पीपल्स पार्टी इसको मंजूर होने देगी? देखिए फिर तो बहुत मुश्किल है, मैं आपको इस वक्त तो नहीं कह सकती कि ज़ाहिर है एक बड़ा फैसला है, क़यादत का हुकूमत गिर जाती है अगर बजट जो है वो पास ना हो, लेकिन ये फिर बहुत मुश्किल होगा, फिर हम एक नए बहरान की तरफ जाहिर है चले जाएंगे। और उम्मीद ये है कि ये हुकूमत होश के नाखुन ले और इस पर कोई खातिर खा जो है वो बातचीत हो जाए, हुकूमत होश के नाखुन ले और इस पर खातिर खा बातचीत हो सके। बहुत शुक्रिया सेनेटर पलवशा खान साहिबा इस वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी कल, अल्लाह ने के बाद।